Hello everyone, a very warm regards from Kalam IS team. Myself Ajay Singh and I am taking your economy section in our unique initiative in which we are covering Bihar PCS previous year questions. Already in the first lecture we have covered the human development aspect. In this lecture we shall be covering the planning aspect as well as the secondary sector related questions that have come in previous year questions of Bihar PCS mains. Now let's start with the first question. First question says, in the economic development of Bihar government for 2019-20, I am repeating the question. In economic survey of Bihar government for 2019-20, it has been mentioned that Bihar has registered higher growth rate than growth rate of India in last 3 years. Which sector of economy have contributed to this progress? Discuss. So देखो बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है it is a we can say a rare event like thing that economic survey of Bihar states that Bihar has higher growth than the national growth. So it want to ask what are the various sectors and what are the various factors that have contributed towards this unique achievement of Bihar. कि बिहार गवर्नमेंट ने ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए, बिहार गवर्नमेंट ने ऐसे क्या काम किए और वो कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे फोकस किया गया जिससे कि बिहार ने एक डबल डिजिट ग्रोथ को शो किया. सो इस क्वेश्चन के अंदर जो आप अप्रोच लोगे, सबसे पहले तो आपको बताना है व्हाट आर द अचीवमेंट्स, क्या क्या एरियाज थे जहां पे बिहार स्टेट हैज परफॉर्म्ड वेल ऑन इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमी. Secondly, you have to discuss about what are the measures that have been taken by government और उसके साथ साथ आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि आगे ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, बिहार रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 10.5 यानी एक डबल डिजिट ग्रोथ बिहार गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है. अगर आप इसी टाइम पे इंडियन ग्रोथ की, इंडियन नेशनल एवरेज की बात करोगे तो इट वाज अराउंड 5, एवरेज 5 था, 4 to 5 के बीच में था. इंडिया का था 4.2%. थर्ड थिंग इज वो कौन से सेक्टर्स है जहां पे ग्रोथ रहा. तो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है लगभग 60.2% ऑफ जीडीएसपी. सो ड्यू टू द मेजर्स टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 57.3 टू 60.2%. 57% से बढ़कर 60% हो गया. देन अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर पहले हो गया एयर ट्रांसपोर्ट जिसने 36% ग्रोथ दिया है. उसके बाद अदर सर्विसेज जिसने 20% दिया है, ये रॉन्गली मेंशन है, 36% है. देन ट्रेड एंड रिपेयर सर्विसेज इसने 17.6% दिया है. देन रोड ट्रांसपोर्ट इट हैज इसने दिया है 14% और फाइनेंशियल सर्विसेज इसने दिया है 13.8%. तो कहने का मतलब ये है इट सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड ये वो मेजर सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिहार इकोनॉमी हैज शोन अ वेरी गुड ग्रोथ फिगर्स. नाउ अगर हम बात करें हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जो कंट्रीब्यूशन रहा वो ये है. प्राइमरी सेक्टर का है 21.3%. इट वाज इन 2019-20, ये याद रखना, हम एक साल पहले के सर्वे की बात कर रहे हैं, आज के सर्वे की बात नहीं हो रही है. तो हम एक साल पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं. सेकेंडरी सेक्टर का है 19.7 और टर्शरी का है 60.3%. तो बेसिकली आप जब डिस्कस करोगे व्हाट आर द ग्रोथ फिगर्स, तो उसमें आपको ये चीजें बतानी है कि क्या क्या कौन से एरियाज हैं जहां पे बिहार स्टेट हैज परफॉर्म्ड वेल. उसके बाद यू हैव टू मेंशन अबाउट व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय गवर्नमेंट. ऐसे कौन से काम किए गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से संभव हो पाया कि ग्रोथ इतना ज्यादा रहा. तो सबसे पहली बात तो फिस्कल डिसिप्लिन की हम बात करेंगे. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपने रेवेन्यूज को, अपने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन किया. इफ यू कैन सी ऑन द राइट साइड, FRBM एक्ट 2006 को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज ओनली 2.68% एंड इट इज अ वेरी गुड फिगर विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल डेफिसिट. रेवेन्यू, देयर इज रेवेन्यू सरप्लस, ये एक रेयर चीज देखी जाती है कि रेवेन्यू सरप्लस में है. रेवेन्यू सरप्लस का क्या मतलब है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसमें रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है बजाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के. वरना एट द नेशनल लेवल या किसी भी स्टेट में हम देखते हैं तो मोस्टली वी फाइंड रेवेन्यू डेफिसिट.
एंड गवर्नमेंट एक्चुअली, जो नेशनल गवर्नमेंट भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज ट्राइंग कि वो किसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर दे। और यहाँ बिहार ने दिखाया है रेवेन्यू सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस होने से क्या होगा, फिस्कल स्पेस बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर सकती है, गवर्नमेंट की कमाई ज्यादा, तो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी। किस चीज पे स्पेंड करेगी गवर्नमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। जब गवर्नमेंट इन चीजों पे स्पेंड करेगी तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली देयर हैज टू बी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। Then next is revenue receipts, they were 12.2%. Then public debt of Bihar, it is only 32.32%. Then one more important thing, Bihar state is implementing comprehensive finance management system, and these measures have helped Bihar government to show good fiscal discipline in its economic survey or in its economic performance. Second is there was focus on tertiary sector, obviously tertiary sector ने अच्छा भी perform किया है। Then development of agriculture. For development of agriculture, as agriculture is the main employer in Bihar state. I have told you in the last one also, around 80% of the rural population, where it is employed? It is employed in the agriculture sector only. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस रहा, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोग कुछ स्कीम्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन, देन बिहार स्टेट ऑर्गेनिक मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जल जीवन हरियाली अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से बिहार स्टेट वाज अवॉर्डेड कृषि कर्मन अवार्ड। तो 2019-20 का कृषि कर्मन अवार्ड बिहार स्टेट को ही गया था, बिकॉज उन्होंने काफी अच्छे से फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। नेक्स्ट थिंग आती है गवर्नेंस। गवर्नेंस के ऊपर बहुत, गवर्नेंस एक्चुअली मेजर इंपीडमेंट है बिहार स्टेट की डेवलपमेंट में। देयर इज हाई क्राइम रेट, गुड गवर्नेंस नहीं है, हाई रेट ऑफ करप्शन है, लोगों की जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है जो लोगों के लिए, वो अच्छी नहीं है। तो बिहार स्टेट ने इस चीज के लिए इंप्लीमेंट की है कई सारी चीजें, जैसे CCTNS जो क्राइम को ट्रैक करने के लिए है, देन साइबर सिक्योरिटी पे वर्क हुआ है, ई प्रिजन्स इनिशिएटिव लिया गया है, CCTV सर्वेलेंस बढ़ाई गई है, ई कोर्ट्स इनिशिएटिव हुआ है चालू, देन देयर इज DBT इंप्लीमेंटेशन, ताकि करप्शन का इशू ही खत्म हो जाए, जो बेनिफिशियरीज को डायरेक्टली पहुंचे उनके बेनिफिट्स। देन देयर इज राइट बेस्ड पावर टू सिटीजन, कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को तवज्जो या उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और इन सब मेजर्स की वजह से बिहार स्टेट वाज अवॉर्डेड ओरेकल ई गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल गवर्नेंस ई गवर्नेंस अवार्ड, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेलेंस अवार्ड एंड डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो गवर्नेंस फेज में, गवर्नेंस फील्ड में इसमें गवर्नमेंट ने लिए हैं, और उनकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट तो दिख ही रहा है कि जिस तरह से इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट वेरियस लेवल्स, उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। देन उसके बाद आपके पास है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वी कैन राइट की द बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इट हैज बीन वर्किंग वेरी वेल, एंड इसकी वजह से देयर हैज बीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से देयर हैव बीन मोर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट। देन उसके बाद आता है इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गवर्नमेंट ने। वी हैव आवर 7 इनिशिएटिव्स। उन 7 इनिशिएटिव्स के नाम भी आप लिख सकते हो, 7 निश्चय जो हैं, 7 कमिटमेंट्स जो हैं। तो 7 कमिटमेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है इस आंसर के अंदर। देन फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स, फोकस ऑन एनर्जी जनरेशन, एनर्जी कंजम्पशन है बिहार में इंक्रीज हुई है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी भी बढ़ाई है। जो सिर्फ 3 to 4 आवर्स की पावर होती थी रूरल एरियाज में, वो बढ़ के हो गई है लगभग 20 आवर्स की, तो लगभग 20 घंटे बिजली रहती है रूरल एरियाज में। देन देयर हैज बीन फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल। तो 7 निश्चय से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो ये क्वेश्चन इसके साथ एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया
in post-economic reform era. In this context, explain how the state and market can play a synergetic role in economic development of the country. So सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है 1991 के बाद, कि हमने 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेके आ गए, हमने गवर्नमेंट को मार्केट के हवाले कर दिया, वी हैव ओपनड अवर मार्केट एंड इट इज अज्यूम्ड, या ये कहा जाता है कि मार्केट अपने आप डेवलपमेंट ग्रोथ लेके आएगा। तो क्या इसके बाद हमें प्लानिंग की जरूरत है या नहीं, तो ये चीज आपको डिस्कस करनी है। दूसरी चीज जो आपको डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेल्प करेगा, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं ग्रोथ के लिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेके आता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, रोड हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, तो ये सब हो गए इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये दोनों मिलके ही ग्रोथ आगे लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ग्रोथ हो जाए या सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू हो जाए। ऑलरेडी हम लोग 1950 से 1990 तक वी हैड अ स्टेट प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें स्टेट के पास मेजर रोल होता था। देयर वर अ नंबर ऑफ पीएसयूज, 250 के अराउंड पीएसयूज थी 1991 तक, एंड गवर्नमेंट वाज एक्चुअली फोकसिंग अपॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इट्स डायरेक्ट इंटरवेंशन। 1991 रिफॉर्म्स के बाद द इंटरवेंशन इज नॉट टू बी डायरेक्ट वन, इट हैज टू बी मोर रेगुलेटरी वन। रेगुलेट करना है, ना कि डायरेक्टली मार्केट में कूद जाना है। अब गवर्नमेंट का रोल पीछे की तरफ है कि किस तरह से मार्केट चलेगी, क्या रेगुलेशंस होंगे जिससे कि जो कॉमन मैन है उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, जिससे कि जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव रहे, जिससे कि जो ग्रोथ है वो इक्विटेबल रहे, रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, रीजनल डिस्पैरिटी ना हो। उसके साथ साथ पॉवर्टी एलिविएशन, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। तो गवर्नमेंट का रोल 1991 रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नाउ इट हैज टू चेंज इट्स रोल फ्रॉम बीइंग अ कॉम्पिटिटर टू बीइंग अ फैसिलिटेटर। अब उसे फैसिलिटेट करना, अब उसे रेगुलेट करना है। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट का रोल होने वाला था, क्या सिग्निफिकेंस है प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब ये कि गवर्नमेंट इज डूइंग प्लानिंग, दैट्स व्हाई। तो पहली चीज, क्रिएटिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन नहीं लेके आएगा, प्राइवेट सेक्टर एजुकेट नहीं करेगा आपकी पूरी पॉपुलेशन को, तो ये काम कौन करेगी, गवर्नमेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा, प्राइवेट सेक्टर देगा भी तो वो कॉमन मैन की रीच से बाहर रहेंगे। सो हु हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन, गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को फोकस करना है किसके ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। सेकंड चीज, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी कैसे हटाई जाए, जो पुअर है उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो वो काम किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और कैसे गवर्नमेंट करेगी पॉवर्टी एलिविएशन, फूड सिक्योरिटी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, सोशल सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू भी। थर्ड थिंग है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यस, जैसे मनरेगा स्कीम देखते हैं, तो किस तरह से पुअर को जो द रीजनल डिस्पैरिटी है उसको हटाया जाए, तो दैट वर्क हैज टू बी डन बाय गवर्नमेंट ओनली। उसके बाद है बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट, ये तो बनाएगा ना कोई ना कोई। प्राइवेट सेक्टर इनके बिना तो काम कर ही नहीं सकता, और प्राइवेट सेक्टर खुद से भी इतनी बड़ी चीजें नहीं बना सकता। तो फ्लाईओवर बनाना, हाईवेज बनाना, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रेवोल्यूशन लेके आना, या सर्विसेज प्रोवाइड करना, या लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना, ये सब गवर्नमेंट का काम होगा। गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे मूव करेगा। देन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, प्राइवेट सेक्टर इज मोस्टली नॉट मच इंटरेस्टेड इन द एग्रीकल्चर पार्ट। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू इट्स प्लानिंग फेज, कि किस तरह से एग्रीकल्चर आगे मूव करे, किस तरह से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, किस तरह से एग्रीकल्चर सस्टेनेबल रहे। ये सारे के सारे जो एरियाज हैं, इस पे गवर्नमेंट या प्लानिंग का रोल बहुत ज्यादा है।
Then you have balanced regional growth. Obviously, one state should not be one state should not be रियली सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। या रीजनल बैलेंस ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि ऐसा ना हो कि किसी सिर्फ एक रीजन के अंदर ग्रोथ हो रहा है और बाकी रीजन्स के अंदर नहीं हो रहा। जैसे बिहार स्टेट, इट हैज बीन लैग्ड बिहाइंड इन द ग्रोथ पार्ट। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, दे आर रिलेटिवली मोर डेवलप्ड स्टेट्स। तो रीजनल बैलेंस रीजनल ग्रोथ को इंश्योर करना ये प्लानिंग या गवर्नमेंट का ही काम है। देन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर इज मोस्टली कंसर्न विद प्रॉफिट्स के लिए वो आगे एक्सपेंड करते हैं, पर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स ये कौन देखेगा? द गवर्नमेंट हैज टू सी इट थ्रू इट्स प्लानिंग प्रोसेस। देन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग स्टेट्स, कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टेट्स को अलोकेट करना ताकि स्टेट्स अपने एंड से डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। नाउ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी चीज हो गया इन्वेस्टमेंट लेके आना, नई नई जगह इन्वेस्ट करना, न्यू न्यू प्लांट्स लेके आना। तो इन्वेस्टमेंट इज मेनली द वर्क, इन्वेस्टमेंट इज मेनली द रोल दैट हैज टू बी प्लेड बाय प्राइवेट सेक्टर। देन उसके बाद टेक्नोलॉजी ग्रोथ करना, इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना। प्राइवेट सेक्टर जल्दी एब्जॉर्ब करता है टेक्नोलॉजी को, वो हेल्प करता है टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन इन द सोसाइटी। तो प्राइवेट सेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटीज क्रिएट बनाना। देन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये सब प्राइवेट सेक्टर का काम है। देन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नई नई सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आना, ये सब प्राइवेट सेक्टर का ही प्रेरोगेटिव है। जनरेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज टू फाइनेंस एसेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन उसके बाद आ जाएगा डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। जैसे ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर वेरियस स्टार्टअप दैट आर कमिंग अप। उबर है, ओला है, तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन के फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं, हमारी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, तो सर्विस डिलीवरी को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब रोल हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के। तो अगर हम दोनों चीजों को देखें तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। दोनों को इंडिविजुअली अपने अपने एरियाज में वर्क करना है, सो दैट एक सिनर्जी आ सके, एक दूसरे के काम को वो कॉम्प्लीमेंट कर सके, एंड ग्रोथ कैन बी मोर इंक्लूसिव, कैन बी मोर फास्टर एंड कैन बी मोर सस्टेनेबल। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार? बिहार की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और इन कॉन्स्टेंट्स को कैसे हटाया जा सकता है? तो अप्रोच बेसिकली वही हो जाएगी, मेन कॉन्स्टेंट्स क्या है और मेजर्स क्या लेने चाहिए। द नेक्स्ट है, पहली चीज एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो सबसे पहला एग्रीकल्चर के ऊपर ओवर रिलायंस है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और देयर इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। किस तरह से? इरिगेशन सिर्फ 60% एरियाज तक अभी तक पहुंची है। मोस्टली एरियाज आर अफेक्टेड बाय फ्लड्स, जिसमें काफी क्रॉप लॉस हो जाता है, फ्लड्स या ड्रॉट्स। तो एवरी ईयर देयर इज एन इवेंट या नेशनल क्लैमिटी होती ही है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। देन देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, there is lack of investment in agriculture. सेकेंड थिंग है फ्लड प्रॉब्लम। फ्लड कह सकते हो या बेटर रहेगा इसको हम बोले नेचुरल डिजास्टर्स इश्यू। नेचुरल डिजास्टर्स काफी जान और माल दोनों की हानि करते हैं, ये काफी लोगों को पॉवर्टी में दोबारा धकेल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है बिहार स्टेट के अंदर हाई रेट ऑफ पॉवर्टी होने का। And what is the rate of poverty in Bihar? Yes,
33%. 33 to 34% is the poverty rate in Bihar state. And what is the at the national level कितना है? It is 21%. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज लैक ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी. इंडस्ट्रीज को एनर्जी चाहिए. अगर एनर्जी सप्लाई नहीं होगा तो हाउ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू वर्क? तो देयर विल बी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होने से क्या होगा? एग्रीकल्चर में जो एक्सेस लेबर है वो इंडस्ट्रीज में नहीं आ पाएगा. सो ड्यू टू एनर्जी लैक ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर देयर इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, और जिसके लिए एनर्जी लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज होना एक इंपॉर्टेंट रीजन है. उसके बाद है वीक इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज ये लैक करती हैं बिहार स्टेट में, और वो डायरेक्टली दिखता भी है. अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल लेवल पे वी हैव अराउंड 74% ऑफ एजुकेशन लेवल एज पर 2011 सेंसस, एंड इन बिहार स्टेट इट इज हार्डली 63%, और जिसमें जेंडर डिस्पैरिटी ज्यादा है. तो देयर इज लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. उसकी वजह से क्या होगा? बिहार स्टेट डू नॉट हैव स्किल्ड लेबर, and mostly the workforce is engaged in informal sector. तो मोस्टली जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही इंगेज्ड रहती है. एंड और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा? देयर विल बी लो वेजेस. वेजेस कम होंगी. तो हाउ कैन द पॉवर्टी एलिविएशन कैन बी डन इन द स्टेट? पॉवर्टी एलिविएशन कैसे होगा अगर इनकम ही कम है? सो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस होना, इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक करना, और जिसकी वजह से सोशल इंडिकेटर्स के ऊपर पुअर परफॉर्मेंस होना, ये रीजंस हैं फॉर बैकवर्डनेस ऑफ बिहार स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है? बैंक या क्रेडिट फैसिलिटीज का ना होना. अगर बैंक या क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होंगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. लोगों के पास पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए. लोग फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकते इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो अगर वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं ले सकते इन्वेस्ट करने के लिए तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अगेन इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन द स्टेट, एंड देयर विल बी ऑल्सो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस. जब पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? द नेक्स्ट इज लो पर कैपिटा इनकम एंड विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. ऑलरेडी डिस्कस्ड. जो अर्निंग एवेन्यूज हैं वो कम है. दूसरा जो वेजेस मिल रही हैं वो भी कम है. तो इसकी वजह से देयर इज लो पर कैपिटा इनकम. और पर कैपिटा इनकम अगर आप बिहार स्टेट की बात करोगे इट इज अराउंड 55,000. वहीं इंडिया की अगर हम बात करते हो इट इज 1.28 लाख, इवन 1.29 लाख आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली. तो लगभग 40% ही है नेशनल एवरेज की बिहार स्टेट की जो एवरेज वेजेस हैं. तो देयर इज लो पर कैपिटा इनकम. देन देयर इज लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज वेल, और उसके ये रीजंस हैं जो ऊपर मेंशन्ड है. सो दीज आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन. तो पहली चीज तो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करो, बिकॉज मेजर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर दैट इज वेरी लेस, वो लगभग 20% है. वही सर्विस सेक्टर का इट इज अराउंड 60%. एंड एग्रीकल्चर के अंदर जो पॉपुलेशन एंगेज्ड है इट इज 80% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. सो मेजर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर को रिवाइव किया जाए, उसकी मार्केटिंग पे वर्क किया जाए, गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया जाए सो दैट it becomes remunerative for the farmers. Second, employment generation. Employment generation कैसे? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, देन इंडस्ट्रीज को लेके आने से, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने से. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करने की जरूरत है. थर्ड इज प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट.
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज को लेके आना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि सेकंड एंड टर्शियरी सेक्टर को प्रमोट करना, सो दैट ओवरऑल वेजेस इंप्रूव हो, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकले और दूसरे सेक्टर्स की तरफ मूव करें। देन प्रोवाइडिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव सीन कि इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड रेल ये चीजें प्रॉपरली नहीं है बिहार स्टेट के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी दूर रखती हैं खुद को यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। देन एग्रो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है। वाई? एग्रीकल्चर मेन चीज है स्टेट के अंदर, एंड एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ काफी सारे लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। दूसरा, एग्रो इंडस्ट्रीज की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है, ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है बजाय दूसरे सेक्टर से। तो यहाँ पे जो मैनुअल वर्क है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एबिलिटी है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या एग्रो इंडस्ट्री की ज्यादा है। देन देयर शुड बी इंप्रूवमेंट इन द क्रेडिट फ्लो। वी हैव सीन कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कम है बिहार स्टेट में, जिसकी वजह से क्रेडिट अवेबिलिटी कम हो जाती है, और क्रेडिट अवेबिलिटी कम होने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करने की जरूरत है। देन देयर शुड बी फोकस ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, सो दैट लोग अपने आप को बाहर निकाल पाए पॉवर्टी से। आप हेल्थ का सोचो एक बार, अगर हेल्थ खराब हुई तो देयर विल बी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वी नो दिस थिंग कि 74% जो हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट होते हैं, तो गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं होते। और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो बेसिक जो डिमांड्स हैं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जहां एक्सपेंडिचर हो सकता था, वो एक्सपेंडिचर अब हेल्थ सेक्टर में होगा या हेल्थ फैसिलिटीज के लिए होगा। तो अल्टीमेटली जो लोग होंगे वो दोबारा से पॉवर्टी में धकेल दिए जाएंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए जरूरत है कि हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए। इवन एक दिन बीमारी का मतलब क्या है? एक दिन बीमारी का मतलब यह है गरीब आदमी के लिए कि उसकी उस दिन की इनकम खत्म हो जाती है, उस दिन कमाने के लिए नहीं जा पाता। तो दोनों तरह से मार पड़ती है जब बीमार होता है इंसान। एक तो उसकी जो इनकम उस दिन आनी थी वो खत्म हो जाती है, दूसरा उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीजों को कम करने के लिए सोशल इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, हेल्थ इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, और साथ में एजुकेशन को भी फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज वही ह्यूमन कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आगे उसकी वेजेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। देन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स, रीअकरिंग फ्लड्स, रीअकरिंग ड्रॉट्स, ये क्या करते हैं? ये फाइनेंशियल स्ट्रेस डालते हैं फैमिलीज के ऊपर, वो काफी कुछ लूज कर देते हैं इसमें, फ्लड्स में या ड्रॉट्स में। तो उनको प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज करने की जरूरत है, सो दैट कि उनका इम्पैक्ट मिनिमम हो। देन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड गवर्नेंस से होगा क्या? गुड गवर्नेंस से ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्टली पहुंच पाएंगे लोगों तक, तो उनको एक सोशल सपोर्ट मिलेगा जिसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। दूसरी चीज, गुड गवर्नेंस का मतलब ये है करप्शन फ्री होना, लॉ एंड ऑर्डर होना। तो इंडस्ट्रीज विल बी मोर अट्रैक्टेड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। जब रैंकिंग इम्प्रूव होगी तो इट विल शो कि बिहार स्टेट इज बिकमिंग ए वेरी गुड ऑप्शन और वेरी गुड एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मोर रेवेन्यूज फॉर द स्टेट, एंड ultimately it is going to help in economic growth. So गवर्नमेंट ने 7 निश्चय स्कीम के थ्रू इन एरियाज पे वर्क करने की कोशिश की। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की पहले निश्चय से, जिसमें आर्थिक रूप से युवाओं को बल दिया गया, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट की गई सेकंड निश्चय के थ्रू। तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि किन मेजर्स के थ्रू बिहार स्टेट इज फोकसिंग अपॉन दीज थिंग्स। इरिगेशन फैसिलिटीज पे वर्क कर रही है बिहार गवर्नमेंट। जो सेकंड पार्ट है 7 निश्चय का, उसके अंदर इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट थिंग।
एंड 2019-20 में अच्छी परफॉर्मेंस का रीजन भी यही था कि गवर्नमेंट इन चीजों पे फोकस कर पाई। नाउ आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रक्चर है, पहले हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच में क्या है कि इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक और ग्रोथ पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्म किया 1950s से लेके अभी तक। दूसरा, ग्रोथ फुल्ली सेटिस्फैक्टरी कैसे नहीं था, क्या क्या एरियाज थे जहां हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 75 साल होने के बाद भी हम लोग कहाँ किस किस एरिया पे अच्छे से वर्क नहीं कर पाए। तो दूसरी चीज वो आपको डिस्कस करनी है। तो देखो, इंडिया का अगर हम प्लानिंग की बात करें तो 1950 से लेके 2014 तक 2014 तक प्लानिंग कमीशन was planning for India through its 5-year plans. After that, in 2015, on 1st January, Niti Aayog was constituted to give impetus to the planning process in India. And it came up with 3-year strategy, action agenda, then 7-year strategy and 15-year vision. तो उसने प्लानिंग स्ट्रक्चर को चेंज किया। तो क्वेश्चन जो चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन की परफॉर्मेंस रही 1950 से लेकर 2014 तक और उसके बाद जो नीति आयोग ने काम किया वो कितना इफेक्टिव रहा। तो बेसिकली हमें यही डिस्कस करना है कि ओवरऑल इंडियाज प्लानिंग का जो इंडियाज प्लानिंग की जो अप्रोच रही वो अप्रोच कहाँ तक इफेक्टिव हुई और किस तरह से उसने बेनिफिट किया और कहाँ कहाँ वो इफेक्टिव नहीं हो पाई। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज के साथ, अचीवमेंट्स क्या रहे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के। पहली चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम वाज 265 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 265 रुपए ही थी सिर्फ, और आज ये है 1,28,000, यानी आप कह सकते हैं 1,29,000 आज पर कैपिटा इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम के बेस पे हमने काफी इंप्रूवमेंट करी है। दूसरी चीज ग्रोथ रेट, जो हम हिंदू ग्रोथ रेट में फंसे हुए थे 3.5-4%, उसको तोड़ के अब हम 7.8 ग्रोथ रेट तक आ गए। दूसरी चीज है फूड सिक्योरिटी। इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते थे फूड ग्रेन्स टू फीड इट्स पॉपुलेशन, हमें अनाज मंगाना पड़ता था बाहर से जिससे कि हम अपने भूखे पेटों को खाना खिला सके। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की। अब ना कि हम अपने लिए खुद पूरा कर पाते हैं, हम बफर स्टॉक भी मेंटेन करते हैं, हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो लगभग 77.14 मिलियन टन थी प्रोडक्शन, वो अब हो गई है 252 मिलियन टन 2015-16 में। तो 4 गुना हमने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया है एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। और ये हुआ कैसे? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करने से, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से और सोशल सपोर्ट देने से फार्मर्स को। तीसरी चीज है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और 1991 के बाद तो काफी ज्यादा हुआ। 1991 तक देयर वाज ग्रोथ इन पब्लिक सेक्टर, बट 1991 आफ्टर लिबरलाइजेशन देयर वाज हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इवन द टर्शरी सेक्टर, वो एक जो फील्ड इंडिया में थी ही नहीं, टर्शरी सेक्टर एकदम से बाहर निकल के आया एंड इट इज नाउ अराउंड 54% वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। देन देयर इज पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब है? हम जब शुरू हुए थे 1950 में तो हमारे पास सिर्फ 5 पीएसयूज थी और ये लगभग 250 हो गई थी 1991 में। आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट इट वाज 214। तो हम 5 से लेके 200 से ऊपर तक हम पहुंच गए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या मतलब हुआ? बीपीसीएल हो गई, आईओसीएल हो गई, एनटीपीसी हो गई, जो कि आपको बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। और इनिशियल फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसने कि लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की और जिसने कोशिश की इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने की। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए,
हाईवेज हो गए, देन यू हैव टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इवन आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, तो उसमें भी हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट देखी है। देन एजुकेशन, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का या सोशल कैपिटल का जो एक पार्ट है, उसमें देयर हैज बीन अ गुड लेवल ऑफ ग्रोथ। 16% था 1950s में, एंड इट रीच टू 74% इन 2011-12। तो एजुकेशन लेवल अल्टीमेटली इंप्रूव हुए हैं। देन नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ सेक्टर के अंदर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम देख लेते हैं, जो 32 ईयर थी वो बढ़कर अब 68 ईयर्स हो गई। वाई? बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ सर्विसेज, उसकी वजह से। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव इसरो, हमारे पास इसरो है, हमारे पास अपने सुपर कंप्यूटर्स हैं, वी हैव CSIR, वी आर डेवलपिंग अवर ओन मिसाइल सिस्टम, हम लोगों ने डिफेंस में काफी इंप्रूवमेंट की है। तो ये सब आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। देन नेक्स्ट होगा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या है? फॉरेन ट्रेड जो हमारा कुछ बिलियन का होता था वो बढ़ के कई 100 बिलियन में पहुंच गया। तो ये कैसे हुआ? हमने एक्सपोर्ट्स किए। एक्सपोर्ट्स कैसे किए? बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो प्लानिंग ने कोशिश की और प्लानिंग ने काफी हद तक हमारी जो सिचुएशन थी उसको इंप्रूव किया, बट क्या वो प्रॉपरली इंप्रूव हो पाई? वो एक क्वेश्चनेबल है। जैसे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ रेट 7.8% है 3.5% से, वो डिप हो गया था 2008-9 में, तो हम ग्लोबल रिसेशन या ग्लोबल फैक्टर्स को इवेड नहीं कर पाए। देन हम अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी वो डिग्रेड हो गई। देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो एग्रीकल्चर नॉन रिन्यूमरेटिव बनता जा रहा है किसानों के लिए। लिटरेसी लेवल्स की भी अगर हम बात करें तो लिटरेसी लेवल्स भी वैसे नहीं रहे। 74% वो पॉपुलेशन है जो पॉपुलेशन पढ़ सकती है, लिख सकती है अकॉर्डिंग टू सेंसस। तो एक्चुअली एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है वो उससे भी कम है। और 74% आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। हमारी 1/4 पॉपुलेशन यानी 1/4 पॉपुलेशन जनसंख्या अभी भी अनएजुकेटेड इलिटरेट है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ठीक है, पर अगर हम बात करें IMR की और MMR की, ये अभी भी ज्यादा है, लगभग 30 है इंडिया का और MMR 113 के अराउंड है। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, काउंटर पार्ट्स को देखें, तो ये कम है। इवन अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने डबल फिगर्स में शो किया है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इंडिया नहीं कर पाया। तो ये सब हो जाएंगे व्हाट हैज बीन द ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। और अचीवमेंट्स में आप ये भी लिख सकते हो कि प्लानिंग पार्ट ने अपने आप को चेंज भी किया है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल 1991 में इंडिया वाज एबल टू इजीली ट्रांजिट फ्रॉम अ गवर्नमेंट लेड इकोनॉमी टू मार्केट लेड इकोनॉमी। तो जो गवर्नमेंट लेड इकोनॉमी थी 1990s तक, 1991 में हमने बहुत जल्दी ट्रांजिशन किया एक मार्केट लेड इकोनॉमी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the definition of micro, small and medium enterprises? Then critically evaluate the role of MSME in boosting industrial growth and ensuring the success of Atmanirbhar अभियान in India। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको डिस्कस यही करना है कि डेफिनेशन क्या है एमएसएमई की और रोल क्या है उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर और चैलेंजेस एमएसएमई सेक्टर क्या फेस करता है। तो सबसे पहले एमएसएमई की डेफिनेशन देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत जब लॉन्च हुआ इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ उसको इम्प्रूव करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि देयर वाज हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया था, पॉवर्टी बहुत बढ़ गई थी, लोगों के रोजगार के अवसर ही खत्म हो गए थे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी जीरो हो गया था ऑलमोस्ट। और इसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या किया गया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज को
लाया गया। और उसके अंदर एमएसएमई सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, इसके अंदर पोटेंशियल है डिसेंट्रलाइज करने का इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन होती है। माइक्रो वो एंटरप्राइज होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो या जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और 50 करोड़ से कम उसका टर्नओवर हो। देन मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और उसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम हो। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। इस टेबल को आप नोट डाउन कर सकते हो। ये आपके वैसे भी काम की है, प्रीलिम्स में भी आ सकती है और मेंस में तो ऑब्वियसली आप कहीं भी कोट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं कि क्या की अनाउंसमेंट रही आत्मनिर्भर भारत के अंदर एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए द स्कीम सेट, द अभियान ने बोला कि 3 लाख तक करोड़ के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स एमएसएमई सेक्टर को दिए जाएंगे। उसके बाद 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा एमएसएमई फंड्स ऑफ फंड के थ्रू। 20 करोड़ तक के सबॉर्डिनेट डेप्ट दिए जाएंगे एमएसएमई को। देन देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट फॉर रियल रेरा प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेट है वो बढ़ा दी गई ताकि जो एमएसएमई कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर है उनको थोड़ी राहत मिले। इमीडिएट पेंडिंग रिफंड्स जो हैं वो नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट के वो इशू हो जाएंगे। देन देयर विल बी आईटीआर के लिए डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स दैट वर डन फॉर एमएसएमई। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट की एक स्कीम है एमएसएमई समाधान। देन उद्योग आधार, जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे ही एक आधार कार्ड हर एक एंटिटी को दिया जाएगा, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन मुद्रा स्कीम है। उसके बाद है जेड स्कीम जो कि इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी के लिए है। देन मेक इन इंडिया है और उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया। तो ये सारी स्कीम्स आप एमएसएमई सेक्टर के लिए कहीं भी कोट कर सकते हो कि व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज या एमएसएमई सेक्टर। तो ये कहीं पे भी काम आ जाएंगी। देन उसके बाद है कि एमएसएमई सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना जरूरी है एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए। सबसे पहली बात, ये एम्प्लॉयमेंट देता है लगभग 120 मिलियन लोगों को। दूसरी चीज, इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो काफी अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 6.11% देता है और सर्विस सेक्टर का 24.63% एमएसएमई के थ्रू आता है। तीसरी बात, इसका कंट्रीब्यूशन जो एक्सपोर्ट्स में वो काफी ज्यादा 45% तक है। तो एमएसएमई को अगर हम देखें तो क्या है ये? एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली चीज तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। दूसरी चीज, इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी की वजह से क्या है कि इंडिया की जो हाई लेबर फोर्स है उससे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिल सकता है वो एमएसएमई सेक्टर हमें टैप इन करने में हेल्प कर सकता है। देन पहली चीज हो गई एमएसएमई की एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है और उसके पोटेंशियल भी ज्यादा है। देन एमएसएमई सेक्टर का रोल इन एक्सपोर्ट्स, उसकी डोमेस्टिक डिमांड्स को केटर करने की एबिलिटी। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो हम चाइना से मंगवाते हैं, एमएसएमई सेक्टर कैन इजीली केटर टू दोस। तो हमारा इंपोर्ट का जो बिल है उसको कम करवा सकता है एमएसएमई सेक्टर अगर उसको ढंग से प्रमोट किया जाए। फिर ये इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। कैसे? बिकॉज एमएसएमई सेक्टर लो इन्वेस्टमेंट होती है तो मोस्टली ऐसे एरियाज में होंगी जो थोड़े बाहर की तरफ हो। तो उस जो आउटस्कर्ट्स है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेके आना, उसमें एमएसएमई सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन उसके बाद मैन पावर ट्रेनिंग, ऑब्वियस है वो इजीली ट्रेन कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स क्रिएट करवा सकते हैं। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर सकता है एमएसएमई सेक्टर। इट कैन प्रमोट इनोवेशन। छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, वो इनोवेटिव होते हैं, अपने खर्चों को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इनोवेशंस
लेके आ सकते हैं और सोल्यूशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन यू हैव सर्विस क्वालिटी एंड डेवलपमेंट। तो सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव करने में भी एमएसएमई सेक्टर काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो दीज आर द वेरियस सिग्निफिकेंसेस और इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर, और आप इनको डेटा को यूज कर सकते हो कोट करने के लिए। देन मूविंग टू, और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस में यू कैन इजीली राइट कि एमएसएमई सेक्टर क्या चैलेंजेस देख रहा है। क्रेडिट का फ्लो नहीं है, देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। दूसरा, देयर इज जो क्लियरेंसेस लेने का जो टाइम है वो बढ़ गया है। देन लैंड एक्विजिशन का एक बहुत बड़ा इशू है। स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं मिलती है इजीली। तो वेरियस दीज थिंग्स यू कैन कोट एज द चैलेंजेस। देन नेक्स्ट इज explain the reasons why India's major large scale industries have been established in geographical areas in some special areas. Explain main key industries of India. तो इन दिस क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है कि मेजर ज्योग्राफिकल इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं और उसके क्या रीजन है उनके ग्रोथ करने के। जैसे आप देखोगे तो बॉम्बे वाला जो एरिया है वो काफी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, अहमदाबाद वाला एरिया काफी डेवलप्ड है, कोलकाता के अंदर काफी इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसा क्यों है कि इंडस्ट्रीज उन एरियाज में है। यू हैव एनसीआर के अंदर काफी इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसा क्यों है कि इन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज और बाकी एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं जाती। दूसरी चीज आपको डिस्कस करनी है कि इंडिया की क्या की इंडस्ट्रीज और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो अगर हम मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स देखें इंडिया के अंदर तो फर्स्ट इज मुंबई पुणे क्लस्टर, सेकंड हो जाएगा आपका बेंगलुरु तमिलनाडु क्लस्टर, तीसरा हो गया हुगली रीजन, हुगली का मतलब आपका कोलकाता वाला, देन यू हैव अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, देन छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। तो ये हो जाएंगे आपके मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन इंडिया। इनके नाम आप नोट डाउन कर सकते हो, कहीं पे भी आप कोट कर पाओगे इनको। चलो अगर हम देखो मुंबई इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात करें तो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कैन टेक। आप कोई और एग्जांपल भी साथ में ले सकते हो। तो पहली बात तो एसेसिबिलिटी है, पोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। पोर्ट फैसिलिटी से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री अगर उसको एक्सपोर्ट करना उसके लिए ईजी है। इवन अंदर की तरफ जो उसकी कनेक्टिविटी है वो भी ज्यादा है। तो पहला जो चीज है वो चाहिए वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मार्केट से आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्रियल रीजन के ग्रो करने का। तो कनेक्टिविटी शुड बी गुड। दूसरा, बॉम्बे पुणे रीजन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि ब्रिटिश टाइम से ये डेवलप हो रहा है। तो इट इज अ वेरी ओल्ड मार्केट है, बहुत पुराना रीजन है जो डेवलप हुआ है। तो काफी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ आई। तो इट वाज मेनली कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और जिसकी वजह से ये क्लिक कर गया। तीसरा, ये कॉटन एक्सपोर्ट्स के अराउंड डेवलप हुआ है। कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल में आता है, टेक्सटाइल मटेरियल है। तो कॉटन यानी कॉटन की वजह से इस रीजन में डेवलपमेंट हुई। देन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो आपके पास होना चाहिए रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस एरिया के अंदर। दूसरा, आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स। तीसरा क्या है, एनर्जी सोर्स, कि एनर्जी कितनी अवेलेबल है, एनर्जी सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है वहां पे। तो ये अगर चार चीजें हैं तो उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वहां उस रीजन के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना इजी हो जाता है। तो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर फोर्स। महाराष्ट्र हिंटरलैंड में देयर इज कॉटन प्रोडक्शन। महाराष्ट्र हैज ब्लैक सॉइल और ब्लैक सॉइल इज फेमस और ब्लैक सॉइल इज वेरी मच कंड्यूसिव फॉर कॉटन प्रोडक्शन। सो ये बेसिक रीजंस है जिसकी वजह से मुंबई पुणे रीजन इज डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज। सिमिलरली अगर हम कोलकाता हुगली रीजन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रिटिश एरा से ये डेवलप हुआ है, तो काफी ओल्ड है। दूसरा, यहाँ पे कोल रिच एनर्जी एरिया, यहाँ पे एनर्जी सोर्स अवेलेबल है।
देन ये टी रिच रीजन के पास है, असम वगैरह के पास पड़ता है, दार्जिलिंग इसके अंदर ही आता है, और इसकी कनेक्टिविटी जो है वर्ल्ड से ये भी ज़्यादा है। तो इट हैज़ रिसोर्सेस, इट हैज़ स्किल्ड लेबर फोर्स, जिसकी वजह से ये रीजन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हुआ। देन अहमदाबाद, वडोदरा रीजन एंड मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर रीजन। तो सिमिलरली आप इन चीज़ों के भी वहाँ पे इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको डिस्कस करना है कि किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप, किसी भी रीजन को इंडस्ट्रियली डेवलप होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे स्किल्ड लेबर फोर्स, रॉ मटेरियल, एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट, कनेक्टिविटी टू द मार्केट, देन एनर्जी, एनर्जी अवेलेबिलिटी कितनी है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में किस फॉर्म में है, देन गवर्नेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती हैं। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होती है। तो बेसिकली आपको इसके अंदर पहले मेंशन करना है कि कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद आपको डिस्कस करना है व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज रीजन्स, और फिर एक या दो एग्जांपल आप ले लो और उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दो। सबको एक्सप्लेन करना, रिपीटिव पॉइंट्स रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज कि की इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर कौन सी हैं। इसके अंदर वी हैव टू एक्सप्लेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुरानी है इंडिया के अंदर, कोट, जूट, कॉटन हो गई, जूट जूट हो गई, देन यू हैव सिल्क हो गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया की, एंड इट इज वन ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स आल्सो फॉर दिस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो। देन वी हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर काफी हैवी पोटेंशियल है, एंड लोकल डिमांड्स को मेट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज वर्किंग इन इंडिया, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन फूड प्रोडक्ट्स। तो इसका पोटेंशियल अभी हमें रियलाइज करना है बिकॉज वी हैव एक्सेस रॉ मटेरियल हियर। उसके बाद है केमिकल इंडस्ट्री, लगभग 70,000 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं केमिकल्स में। केमिकल्स में क्या आएगा, शैम्पू आ जाएंगे, मेडिसिन आ जाएंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, देन यू हैव प्लास्टिक्स हो जाएंगे। तो केमिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो वेरी वास्ट इन इंडिया, लगभग हम 70,000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद है सीमेंट इंडस्ट्री, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इनके आप एरियाज मेंशन कर दो, किस किस एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सदर्न स्टेट्स के अंदर, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद है स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, लगभग 400 साल पुरानी है हमारी स्टील इंडस्ट्री। 400 साल पुरानी होने के साथ साथ ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले की है। इंपॉर्टेंट रीजंस आप इसके डिस्कस कर लो कि कहाँ कहाँ पे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर है, राउरकेला स्टील प्लांट है, वो डिस्कस हो जाएंगे यहाँ पे। देन माइनिंग इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लगभग 70.7 मिलियन लोगों को ये जॉब देता है माइनिंग इंडस्ट्री। एंड माइनिंग इंडस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है हमारी, एक्चुअली बैकबोन है हमारी, किसके लिए, बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। तो माइनिंग में क्या क्या है, माइनिंग में आपके मिनरल्स हो गए, माइनिंग में आपकी एनर्जी हो गई, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब माइनिंग के अंदर आ जाएंगे। देन लास्ट इज पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो ये हो गया आपकी बेसिक की इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो ये आप डिस्कस कर लोगे, इसके साथ ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर मिनरल्स नोन इन इंडिया, discuss their contribution in the economic development of Indian economy as well as key points to India's new mineral policy। तो बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपको, जिसमें डिस्कस करना है कि इंडिया के अंदर वो कौन से की मिनरल्स जो मिलते हैं, उनके एरियाज आप बता दो और उनका थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लो। उसके बाद आपको डिस्कस करना है न्यू मिनरल पॉलिसी, एक्सप्लोरेशन पॉलिसी इंडिया लेके आया था 2016 के अंदर, उसके क्या की पॉइंट्स हैं। जो हमारी पहली पॉलिसी थी वो 1957 की थी, उसके बाद हम 2016 के अंदर हमने एक न्यू मिनरल पॉलिसी हम लेके आए। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, किस तरह से वो हमारे मिनरल एक्सप्लोरेशन को अच्छा और बढ़िया और सस्टेनेबल बना सकता है, कि वो ग्रो भी करे और उसकी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मिनिमम हो। तो पहले मिनरल्स देख लेते हैं। मिनरल्स में पहला है आयरन ओर, देन बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम के लिए होता है, देन इट इज माइका, नॉट माइस, इट इज माइका, देन कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, कॉपर, लेड, क्रोमाइट, यूरेनियम।
सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो इंडिया के अंदर मिलते हैं। आप इनकी लोकेशन बता सकते हो साथ साथ। आयरन ओर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। देन बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बिहार, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। कोल की अगर हम बात करें तो कोल कोल मिलता है हमारा झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर। माइका, बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, ये इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग एंड गया बेल्ट, तो माइका आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। देन झारखंड, आंध्र प्रदेश, पेट्रोलियम आसाम में है। देन बॉम्बे हाई गुजरात के अंदर है। तो बाकी गोल्ड हो गया कोलार के अंदर, हुट्टी माइंस के अंदर। साथ साथ आप सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लो। आयरन ओर है, आयरन इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। स्टील मेकिंग के अंदर हर चीज के अंदर आयरन ओर यूज होता है, तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर। देन बॉक्साइट, एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ यूज होता है वो डिस्कस करो आप। माइका कहाँ यूज होता है, माइका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है, इंसुलेशन बनाने में यूज होता है, तो माइका हो गया। देन कोल एनर्जी रिसोर्स है, इंडिया के पास है भी काफी, तो कोल एक इम्पॉर्टेंट है। कोल इम्पॉर्टेंट है इंडिया के एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। इवन इंडिया का लगभग 60% के अराउंड जो एनर्जी है वो कोल के थ्रू आती है। देन पेट्रोलियम भी सेम हो गया। कॉपर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कॉपर वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है कॉपर। तो ये आप इसका थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस साथ में डिस्कस कर लो। मोस्टली एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपको जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करनी है न्यू मिनरल पॉलिसी ऑफ 2016, न्यू मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ऑफ 2016। तो ये पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव ये थे कि सबसे पहले तो हमारे जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज उनको इम्प्रूव किया जाए। और इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या इन्वेस्टेज किया इसने, क्या सोचा इसने? इस पॉलिसी कहती है कि प्राइवेट सेक्टर को हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इनोवेटिव है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है, नए तरीके ला सकता है, उसको एफिशिएंट बना सकता है। दूसरी चीज, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में उसको इंप्रूव करना है, कि जो जीडीपी में शेयर है मिनरल्स का, मिनरल एक्सप्लोरेशन का, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, सो दैट इट कैन बी वन ऑफ द इकोनॉमिक ड्राइवर्स फॉर ग्रोथ। देन हमें इंपोर्ट्स रिड्यूस करने, जो हमारी रिलायंस है बाहर की कंट्रीज पे उसको कम करना है, हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है इसके अंदर। देन उसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इम्बाइब करवाना है, कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेस दिलवानी है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मिनरल पॉलिसी के थ्रू हम ज्यादा मिनरल एक्सप्लोरेशन कर पाए, सेल्फ सफिशिएंसी ले पाए। अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए। देन पहली चीज ये बोलते हैं रेगुलेशन करो मिनरल मिनरल माइनिंग का। रेगुलेशन कैसे करेंगे? एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम बढ़ाओ, अच्छा करो उसको, जो क्लियरेंसेस वगैरह है उनको सब एक सिंगल विंडो पे कर दो ताकि प्राइवेट सेक्टर आए इसके अंदर। दूसरा ये बोल रहा है कि ई गवर्नेंस के ऊपर सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस को यूज करो, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ अलोकेशन के अंदर, सो दैट एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सके। उसके लिए इट इज सेइंग कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है ये, और स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी, इनको स्ट्रेंथन और अपग्रेड करने की जरूरत है, इनको पावर देने की जरूरत है, इनको ह्यूमन रिसोर्स देने की जरूरत है, सो दैट ये लोग इसका केयर टेक कर सके। सेकेंडली, स्टेट हैव टू कम अप विद रोड मैप। तो स्टेट्स का जो रोल है वो इसमें इंक्रीज करती है, कि स्टेट्स क्या चाह रही है, वो किस किस सेक्टर के अंदर, किस किस माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रही है, उनका क्या रोड मैप है, उनका क्या प्लान है, तो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करना चाहता है। तीसरी चीज है प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन। प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन का मतलब ये कि पहले आप देख लो कि कहाँ पे क्या कौन से मिनरल्स हैं, ताकि एक प्रॉपर रियलाइजेशन हो सके कि कौन सा मिनरल हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कितना एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी है, ताकि उस हिसाब से इन्वेस्ट किया जा सके। और ऐसा ना हो कि विंडफॉल गेन्स प्राइवेट सेक्टर के लिए हो जाए और गवर्नमेंट को ज्यादा ना मिले। तो इट वॉन्ट प्रोस्पेक्टिंग, एक प्रॉपर मैपिंग हो जाए कि कहाँ पे कौन सा मिनरल है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, सो दैट बेटर टेक्नोलॉजी आ सके, बेटर फंडिंग आ सके। देन डेटाबेस बनाना है एक मिनरल रिसोर्सेज का, सो दैट
everything is documented. डेटाबेस के थ्रू इट विल हेल्प इन आगे का सोचने में हेल्प करेगा वो. देन माइनिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, उसको अपग्रेड करना है, सो दैट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को के जो डिमांड्स है उनको अचीव किया जा सके. देन जीरो वेस्ट माइनिंग, सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया है कि देयर शुड बी जीरो वेस्ट माइनिंग. देन माइनिंग मशीन एंड मिनरल बेनिफिकेशन इक्विपमेंट्स, जो माइनिंग मशीनरी है, जो बेनिफिकेशन इक्विपमेंट्स है, इनको अपग्रेड करने की जरूरत है, उनमें बेटर टूल्स हमें लेके आने की जरूरत है. देन उसके बाद हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ द मैन पावर एट ऑल लेवल. अब अगर आप मशीनरी नहीं लेके आओगे तो आपको उस हिसाब से मैन पावर भी ट्रेन करनी पड़ेगी, सो दैट वो उसको इफेक्टिवली हैंडल कर पाए और इन न्यू इक्विपमेंट्स की वजह से उनकी सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो जाए. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है कि देयर शुड बी डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर्स. अगर मिनरल कॉरिडोर्स होंगे तो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर पाएंगे. अगर वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे और दूर दूर होंगे, बिखरे हुए होंगे, तो क्या होगा, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, प्रॉपर कॉन्ग्रुएंस नहीं आ पाएगी उन चीज़ों के अंदर. सो विद दिस फ्रेंड्स वी एंड अवर सेशन फॉर टुडे. एंड अब एक छोटा सा पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट, जिसमें हार्डली 5-6 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग and they are mostly related with agriculture and some miscellaneous topics like WTO. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. एंड अ वेरी वार्म रिगार्ड्स फ्रॉम कलाम IAS. बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.